हेलो एवरीवन, दिस इज भानु। यू आर वाचिंग भानु वर्मा 0712। आज मैं सेल चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सूत्रकर्णिका भी कहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने की थी। यह ऑक्सीश्वसन होता है। यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह भी कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम ईआर बोलते हैं, अंतः प्रद्रव जालिका। यह कोशिका के अंदर से अतिरिक्त आंतरिक सहायता देता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। कोशिका का आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। और यह दो प्रकार का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इस पर राइबोसोम होते हैं। आप सभी को पता है कि जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इस पर राइबोसोम होते हैं। जो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम होता क्या है? यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग होता है। कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? राइबोसोम। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। यह दो प्रकार का होता है, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। अब जो 70S राइबोसोम क्या होता है? जो 70S राइबोसोम होता है यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और 80S राइबोसोम यह भारी होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। और जो इसके पीछे जो ये S लिखा हुआ रहता है इसका जो मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब हम बात करते हैं गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी एपरेटस। इसकी जो खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने की थी। यह पदार्थ का परिवहन करता है अतः यातायात में सहायक है। चलिए अब हम बात करते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को तारककाय भी कहते हैं। यह कोशिका विभाजन करता है। जो सेंट्रोसोम होते हैं ये क्या करते हैं? ये कोशिका का विभाजन करते हैं। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। आप सभी को पता है कि जो हमारा ब्रेन होता है वहां पर विभाजन नहीं होता है, इसलिए जो सेंट्रोसोम होते हैं वो हमारे मस्तिष्क में नहीं पाए जाते हैं, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। जो सेंट्रोसोम होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन, जो पादप कोशिका होते हैं, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, उनमें जो कोशिका का विभाजन होता है वो सेल प्लेट के द्वारा होता है। ठीक है, वो किसके द्वारा होता है? वो सेल प्लेट के द्वारा होता है। और जो सेंट्रोसोम है इसकी खोज बोवेरी ने की थी। चलिए अब हम बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसे इसके अंदर जल अपघटक या फिर एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। अगर लाइसोसोम के अंदर कोई भी अंग इसका अगर वर्क नहीं करेगा तो लाइसोसोम की जो थैली होती है वो क्या हो जाती है? फट जाती है। अगर कोई जैसे अगर कोई कोशिका है, इसने मना कर दिया कि मैं वर्क नहीं करना चाहती ऐसा कुछ, तो जो लाइसोसोम क्या करते हैं तो उस कोशिका को नष्ट कर देता है।
जब अगर पूरी कोशिका, सारी कोशिका मना कर देती है कि हम लोग वर्क नहीं करेंगे, हम लोग काम नहीं करेंगे, तो क्या कर देता है लाइसोसोम अपने आप को ही, खुद को ही फाड़ लेता है और सारी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह फट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है, अतः इसे आत्महत्या की थैली या एटम बॉम्ब भी कहते हैं। आत्महत्या की थैली या फिर एटम बॉम्ब किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। और जो लाइसोसोम था, इसकी खोज डी डुबे ने की थी। आरबीसी के अंदर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, अतः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन या फिर जिसको तिल्ली बोलते हैं या प्लीहा बोलते हैं उसमें पाया जाता है, जिस कारण एस्थलीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। आरबीसी का कब्र किसको कहते हैं? एस्थलीन को। अब हम बात करते हैं केंद्रक। केंद्रक मतलब न्यूक्लियस क्या होता है? अब केंद्रक का काम क्या होता है? वो सब पर नजर रखता है। जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम केंद्रक को ये काम सौंप देता है कि आप सब पर नजर रखोगे। जो केंद्रक है न्यूक्लियस, इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, मतलब कंट्रोल करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। केंद्रक में कितने परसेंट प्रोटीन पाया जाता है? केंद्रक में 80% प्रोटीन पाया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं राजधानी की। राजधानी मतलब वैक्यूल्स क्या होते हैं? यह जल को संचित करके रखता है। यह जंतुओं में छोटा होता है। जो राजधानी होती है वो एनिमल्स में कैसी होती है? छोटी होती है, लेकिन पादपों में, प्लांट्स में बहुत बड़ी होती है। चलिए अब हम बात करते हैं लवक, जिसे हम प्लास्टिड भी कहते हैं। यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। पादपों में सबसे बड़ा कोशिकांग किसे कहते हैं? लवक को कहते हैं। यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। जो प्लास्टिड होते हैं वो 3 प्रकार का होता है: हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। चलिए अब हम बात करते हैं हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? यह भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? अवर्णित लवक। यह भोजन का संग्रह करता है। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो जड़ तथा फल में पाया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट। वर्णित लवक क्या होता है? अब आपने देखा होगा, पहले जो टमाटर होता है वो हरा होता है, फिर उसके बाद लाल हो जाता है। वो किसके कारण होता है? वर्णित लवक के कारण होता है। यह रंग प्रदान करता है। जैसे टमाटर, मिर्च, इनमें जो लाल रंग आ जाता है वो लाइकोपेज की मदद से आता है। गाजर, गाजर में कैरोटीन। चुकंदर, उसमें विटानोन। फलों का पीला रंग जैंथोफिल की मदद से आता है। अब हम बात करते हैं कोशिका के प्रकार की। कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब अविकसित और यूकैरियोटिक मतलब विकसित। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें पादप जंतु, मतलब जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसमें पादप और जंतु होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता क्या है। प्रोकैरियोटिक, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। देखो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को याद करना बहुत आसान है। प्रोकैरियोटिक मतलब पुराने टाइप का, यूकैरियोटिक मतलब नए टाइप का। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। अब देखो, कोई भी चीज जब पुरानी होती है तो उसमें हर एक चीज हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते ना। जब भी हम कोई नई चीज बनाते हैं तो ऑफकोर्स में हम नई नई एडवांस चीजें डालते रहता है। तो प्रोकैरियोटिक पुरानी टाइप का है और इसमें इसके में जो सभी अंग होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। प्रारंभिक कोशिका किसे कहते हैं? प्रोकैरियोटिक को। और इसमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम 70S पाया जाता है तथा शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। अब यहीं पे बात करते हैं यूकैरियोटिक। ये पूरी तरह विकसित होती है।
इनमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इनमें ATS राइबोसोम पाया जाता है। पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है और इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। इनका वैक्यूल मतलब जो राजधानी होती है वो बड़ा होता है। इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और जंतु कोशिका कैसी होती है? जंतु कोशिका गोल होती है। इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।